Hello everyone, welcome to commerce classes, and today we will be starting with the special transactions. Like in the last video we have done the basic rules of debit and credit and simple transactions, compound transactions. So although most of the transactions and their rules, that is the entry making process, is clear to you, आपने सारे जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के अंडर क्लासिकल सिस्टम, अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम समझे हैं, और हमने सिंपल कंपाउंड ट्रांजैक्शंस भी समझे हैं. सो ट्रांजैक्शंस आर नोन टू अस, देयर एंट्री प्रोसीजर इज ऑल्सो नोन टू अस. हमें ये समझ आ गया है, बट स्टिल अपने रूल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ट्रांजैक्शन समझेंगे अब कैटेगरी वाइज. Right? So first set of transactions is stock transactions. ये बार बार मैं ट्रांजेक्शन्स को और उनके रूल्स को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितना आप समझोगे उतना ये आपके दिमाग में बैठेगा और उतनी अच्छे से आप एंट्रीज क्विकली कर सकोगे. ओके, सो आज की हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी स्टॉक ट्रांजेक्शन्स. अब आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. सपोज आपका बिजनेस है गुड्स को परचेज सेल करने का. आप चीजें खरीदते हो और उनको बेचते हो, ट्रेड है आपका. ओके, सो आपकी किस तरह की स्टॉक ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? आप क्या कर सकते हो इसमें? परचेज हो सकते हैं, विच इज क्वाइट नॉर्मल क्योंकि आपको स्टॉक खरीद के बेचना है. सो परचेज के साथ साथ सेल भी होगी, राइट? बट जब आप चीजें खरीदते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रही हैं. आपकी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड आपने रखे हैं उससे कम है, या आते हुए कुछ डिफेक्ट आ गया, कोई चीज टूट गई, वो आपको वापस करनी है. सो परचेज के साथ ही जुड़ी हुई चीज है परचेज रिटर्न. तो कुछ गुड्स रिटर्न हो सकते हैं. अब जैसे आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा है तो आपके कस्टमर्स का भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हो सकता है. आपने गुड्स बेचे, सेल हो गई, अब वो गुड्स जब कस्टमर के पास पहुंचे तो उसको उसमें से कुछ एक की क्वालिटी ठीक नहीं लगी, वो रिटर्न कर रहे हैं. सो आपके पास आ सकता है सेल्स रिटर्न. अब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के दो और नाम भी हैं. क्या नाम है? जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो वो आपकी शॉप में आते हैं. सपोज ये आपकी शॉप है, ओके. परचेज किया तो वो आपकी शॉप में इन, बाहर से अंदर आएंगे. लेकिन जब आप रिटर्न करते हो गुड्स को, तो रिटर्न करते टाइम क्या है, आपकी शॉप से वो गुड्स बाहर जाएंगे. ठीक है, तो ये है परचेज रिटर्न. क्योंकि परचेज के टाइम गुड्स खरीदते हैं, वो बिजनेस में आते हैं, तो जब हम रिटर्न करते हैं वो बिजनेस से आउट, बाहर निकल जाते हैं. सो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि अगर आपने ये नाम लिखने में, समझने में गलती कर दी तो एंट्री भी गलत होगी. सो रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न. इसके ऑपोजिट सेल्स रिटर्न क्या है? जब आपने सेल की तो गुड्स आपने कस्टमर को दिए, आपके बिजनेस से गुड्स बाहर गए, ठीक है, सेल हो गई, कस्टमर के पास चले गए. अब वो कस्टमर आपको गुड्स वापस देने आ गया, इसका मतलब गुड्स आपकी शॉप में वापस आ गए. तो जब सेल्स रिटर्न होती हैं तो वो इन आती हैं. इन मतलब बिजनेस में वापस आती हैं. सो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. तो हैं दोनों रिटर्न. आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न क्योंकि ये बाहर जा रहा है, और इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न. सो ये दोनों नाम जो है वो इनवेरिएबली हम यूज करते हैं, बट एक क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी, एक ही नाम फॉलो होगा. तो या तो आप पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यूज करो, या आप यूज करोगे रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड. इट्स अप टू यू. आप कोई भी इसमें नाम चूज कर सकते हो और उसको ही फॉलो करोगे. बट अगर आपको नाम दे रखे हैं, ठीक है, तो तुम्हें समझना होगा कि वो क्या है. परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल नाम है. इसके अलावा एक और चीज है, कई बार हमें इनवर्ड और आउटवर्ड में एक और अकाउंट होता है, वो है फ्रेट इनवर्ड. सो स्टूडेंट्स इनवर्ड और आउटवर्ड से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको इनवर्ड के कारण सेल्स रिटर्न या आउटवर्ड के कारण परचेज रिटर्न मान लेते हैं. बट याद रखो फ्रेट जो है,
फ्रेट एक एक्सपेंडिचर है जो गुड्स के मूवमेंट के टाइम पे करना पड़ता है। सो फ्रेट इनवर्ड का मतलब है कि जब हमने गुड्स खरीदे, इनवर्ड का मतलब वही है कि इन बिजनेस में आए, तो उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो फ्रेट इनवर्ड है। सो फ्रेट इज एन एक्सपेंडिचर। इनवर्ड और आउटवर्ड से इसका बस ये मतलब हो जाता है कि ये परचेज के टाइम किया है या सेल के टाइम किया। जैसे आप गुड्स जब कस्टमर को भेजते हो उसकी प्लेस पे सेल के बाद, तो उस टाइम जो एक्सपेंडिचर करोगे गुड्स भेजने में, उसमें आ जाएगा फ्रेट आउटवर्ड। तो ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। बट लीव दैट फॉर द टाइम बीइंग। ये याद रखो, सिर्फ इनवर्ड और आउटवर्ड से ही आपको नहीं एंट्री कर देनी है। अगर इसके साथ फ्रेट वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो एक्सपेंस है, बट इफ इट इज रिटर्न तो ये परचेज और सेल्स रिटर्न है। ओके, ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो गई आपके बिजनेस की। बट इसके अलावा और आप गुड्स के रिलेशन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आपका बिजनेस नया है, ठीक है, सो आप अपने बिजनेस को पॉपुलराइज करना चाहते हो, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। एडवर्टाइज कैसे करते हैं आप? या तो बैनर्स लगाते हो, है ना, ऐड देते हो। अनदर पॉपुलर वे इज कि आप अपने स्टॉक को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल, ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या हो सकता है? आप गुड्स दे सकते हो एज चैरिटी। आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ आया और वो आपसे चैरिटी के लिए कुछ पैसे मांगती हैं, सो आप उनको कहते हो कि ठीक है, चैरिटी में आप मेरे गुड्स ले जाओ। एक ही बात है ना। सो गुड्स चैरिटी के तौर पे भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन? जो बिजनेसमैन है वो विड्रॉ करता है गुड्स। ओके, आपका बिजनेस है शर्ट्स की परचेज सेल का। सो कोई शर्ट आपको कोई अच्छी लगी, आप अपने बिजनेस में से वो शर्ट अपने लिए रख लेते हो। सो ऑनर विड्रॉज गुड्स, तो गुड्स का विड्रॉल भी हो सकता है, राइट। विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग, आप पैसा नहीं निकाल रहे हो, आप सामान उठा लेते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार गुड्स का लॉस भी हो जाता है, स्टॉक का लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है ना। आपकी शॉप में सेल लगी थी, बहुत भीड़ थी, सो बहुत से लोग आए हुए थे, तो उस टाइम पे जब आपने बाद में स्टॉक काउंट किया, मिलाया, तो आपको पता चला कुछ स्टॉक कम है, थेफ्ट हो गई है, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, फायर हो गई। सो लॉस हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक। एंड में आपके पास स्टॉक बचेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक एंड में मेजर होते हैं। बिकॉज आप जब ईयर कंप्लीट होता है तो आप चेक करना चाहते हो कि मेरा स्टॉक कितना बचा। सो आप अपनी शॉप में जाते हो, आप अपना सारा स्टॉक काउंट करते हो। वो एक तरीका है स्टॉक को मेजर करने का, क्लोजिंग स्टॉक। एक अनदर तरीका, मेथड इज ऑल्सो देयर, वो अभी हम नहीं करेंगे। हमें बस ये देखना है कि एंड में स्टॉक मेजर होता है तो क्लोजिंग स्टॉक आता है। ओके, सो अब यू माइट बी वॉन्डरिंग कि हम स्टॉक की जरूरत क्यों है काउंट करने की। इसकी ये जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम स्टॉक की एंट्रीज करते हैं, स्टॉक की एंट्रीज 4 अकाउंट्स के अंदर होती हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इसका नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और सेल्स रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। सो यही 4 अकाउंट हैं जिनमें आपको स्टॉक को रजिस्टर करते हैं। तो स्टॉक जब भी एंटर करते हैं जर्नल एंट्री में, स्टॉक अकाउंट से नहीं एंट्री होती। उसका रीजन क्या है? जब आप स्टॉक खरीदते हो वो कॉस्ट पे खरीदते हो, उसका कुछ प्राइस पे करते हो। जब आप उसको सेल करते हो आप थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ज्यादा पे सेल करते हो। सो अगर हम सब कुछ स्टॉक में डाल देंगे तो हमारे फिगर्स कंपेरेबल नहीं होंगे। जस्ट कंसिडर, सपोज आपने स्टॉक परचेज किया 10,000 रुपीज का, आपका स्टॉक आ गया
आप स्टॉक में अगर एंट्री करते हो, स्टॉक में लिख दोगे 10,000, स्टॉक आ गया। अब आपने सेल की हाफ स्टॉक की, इसमें से हाफ ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड, मतलब आधा स्टॉक कितने का है, 5,000 का। बट अगर आप इसी पे सेल कर दोगे तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा? सो आप सेल करते हो थोड़े ज्यादा प्राइस पे, क्योंकि आपको अपने खर्चे भी निकालने हैं, आपको प्रॉफिट भी कमाना है। सो सपोज आप इसको 7,000 पे सेल कर देते हो, तो अब आप स्टॉक में अगर माइनस कर दो 7,000, तो देखने वाले को क्या लगेगा, 3,000 का स्टॉक बच गया। बट रियलिटी में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो हाफ स्टॉक पड़ा हुआ है। सो इसका तरीका क्या हो सकता है, अब आप स्टॉक में से 5,000 स्टॉक में कम करके 2,000 प्रॉफिट लिखो, है ना। बट बिजनेस में इतनी सेल की ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन अ पर्टिकुलर डे इटसेल्फ कि हर बार हम प्रॉफिट लॉस मेजर नहीं करेंगे, वो हमारी अकाउंटिंग को कॉम्प्लेक्स कर देगा। सो प्रॉफिट और लॉस मेजर होगा एंड में, ईयर एंड में। सो हम क्या करते हैं, जब परचेज होती है तो उसे परचेज अकाउंट में लिखते हैं, जब सेल होती है तो उसे सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। सो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जितनी भी परचेजेस हैं वो सारी परचेज टोटल आ जाएगा, जितनी भी सेल्स हैं उन सब का टोटल आ जाएगा, है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना स्टॉक अलग से एंड में मेजर कर लोगे कि मेरा स्टॉक कितना बचा। सो उसके बाद प्रॉफिट और लॉस परचेज और सेल को कंपेयर करके निकालते हैं। सो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो परचेजेस किए हैं इसमें से कितने गुड्स बिक गए। जैसे यही है, आपने 10,000 का स्टॉक खरीदा, आप अपना स्टॉक चेक करते हो 5,000 का तो बचा हुआ है, इसका मतलब आपके गुड्स जो सेल हुए हैं वो बाकी 5,000 हुए हैं। अब उसको सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालते हो। सो राइट नाउ हम प्रॉफिट लॉस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जब भी स्टॉक की ट्रांजैक्शन होगी तो वो परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट में होगी, और अगर रिटर्न्स हैं तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। सो ये 4 अकाउंट हैं जो हमें लिखने हैं। परचेज को परचेज अकाउंट में, सेल को सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न इज परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अनदर थिंग, जो परचेज होती है, परचेज अकाउंट का मतलब है कि ये गुड्स खरीदे गए हैं एंड नाउ दे आर अवेलेबल फॉर सेल। सो ये गुड्स आपके अब सेल के लिए अवेलेबल है। सो अगर कभी भी आपके गुड्स कम होते हैं, ठीक है, आपके गुड्स में रिडक्शन हो गई और वो गुड्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो परचेज में से कम होंगे। जैसे आपने 10,000 का स्टॉक खरीदा, उसमें से 500 रुपीज की एक शर्ट ऑनर ने विड्रॉ कर ली, इसका मतलब अब वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है बिजनेस में सेल करने के लिए। सो उसे कहाँ से माइनस करना है, परचेज में से। सो चाहे आपके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी में जा रहे हैं, या वो विड्रॉ हो रहे हैं, या उनका लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे गुड्स अब अवेलेबल नहीं है, वो खत्म हो गए, बिजनेस से चले गए, और ये सारे हमें परचेज के थ्रू ही रिकॉर्ड करने हैं। हम कह देंगे हमारी परचेजेस कम हो गई, परचेजेस 10,000 की थी, बट क्योंकि 500 का स्टॉक विड्रॉ हो गया, सो स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, अब जो परचेज बच गई सेल के लिए वो माइनस करके आएगी। सो बाकी ये जो स्टॉक की ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी हमारे परचेजेस के थ्रू ही करनी है। बाकी बच गया क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट और इंटरनल एंट्री। इसे एडजस्टमेंट और इंटरनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। बाकी सब में क्या है कि देयर आर 2 पार्टीज, एक आपका बिजनेस है और एक कोई और है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। इवन ऑनर भी जब गुड्स विड्रॉ करते हैं तो ऑनर इज अ सेपरेट पर्सन। सो आप ये मान के चलते हो कि ऑनर एक अलग पर्सन है, वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है। सो 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ऑनर एंड बिजनेस। बट क्लोजिंग स्टॉक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ एंड में हमने मेजर कर लिया अपनी कैलकुलेशन के लिए कि इतना मेरा स्टॉक बच गया। इसे इंटरनल एंट्री कहते हैं। सो जो इंटरनल एंट्रीज होती हैं उन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। सो ये एक अलग से एंट्री की जाती है, इसको परचेज में नहीं देखते। सो आई होप इट इज क्लियर। हमारे स्टॉक की ट्रांजैक्शंस 4 अकाउंट्स के थ्रू होंगी, और जितनी भी हमारी बाकी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो चैरिटी है, विड्रॉल्स हैं, लॉस है, वो सब परचेज के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि परचेज का बिजनेस में मतलब है परचेज अवेलेबल फॉर सेल। ये गुड्स मैंने खरीदे हैं ट्रेड के लिए, तो अगर वो गुड्स अब अवेलेबल नहीं रहे ट्रेड के लिए ड्यू टू एनी रीजन, तो वो परचेजेस में से कम हो जाती है। सो अब कंसिडरिंग दिस, अब हम
हर एक की एंट्री समझते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ स्टॉक। ना अगर आपका स्टॉक खरीदा जा रहा है तो बिजनेस में आया क्या और गया क्या, व्हाट वी रिसीव एंड व्हाट वी पे। अब हमें क्या मिला जब हमने स्टॉक खरीदा। आप बिजनेस में सपोज आप पेन्स का बिजनेस करते हो, सो आप सप्लायर के पास जाते हो कि मुझे स्टॉक खरीदना है पेन्स का। तो क्या होता है, वो जो सप्लायर है ही गिव्स यू पेन्स, ये आपके बिजनेस में आ गए, आपको मिले पेन्स, सो यू रिसीव स्टॉक। लेकिन हम स्टॉक टर्म नहीं यूज करते हैं, ये क्या है, परचेज। सो ये हो गई परचेज। इसके बदले में हमें पे क्या करना है, जब आप कोई भी चीज बाय करते हो सो सेकेंड हैंड आपको साथ के साथ कुछ देना पड़ता है। सो आप पे क्या करते हो, या तो आप पैसा देते हो कैश या चेक दे देते हो, और अगर नहीं दे रहे तो क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, यू नीड टू पे इट। सो यू जेनरेट अ पेबल। पेबल को कहते हैं क्रेडिटर। आपने एक क्रेडिटर जेनरेट कर लिया। सो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। अब जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री का मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक बेसिक रूल समझाया था, जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। दैट इज द ओनली रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो हमारी एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। जिस भी पर्सन से आपने गुड्स खरीदे हैं उसका नाम आ जाएगा, राइट। और अमाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज सेल ऑफ स्टॉक। अब ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अब बिजनेस को क्या मिल रहा है और क्या पे कर रहे हो। अब वही आप शॉप में बैठे हुए हो अपना स्टॉक लेके, दीज आर योर स्टॉक्स। अ कस्टमर कम्स एंड ही वांट्स टू बाय अ पेन, सो आप अपना स्टॉक उसको देते हो, आपका स्टॉक बिजनेस से चला गया। सो आपने दिया क्या, पे का मतलब हमेशा कैश नहीं होता, पे मीन्स एनीथिंग यू गिव। सो आपने क्या दिया, आपने स्टॉक दे दिया, उसे हम लिखते हैं सेल कर दी, ठीक है, आपने सेल कर दिया, आपने दे दिया सेल। अब इसके बदले में कस्टमर आपको क्या देगा, कस्टमर इज गोइंग टू गिव यू मनी। तो या तो आपको पैसा मिलेगा या आपको चेक में पेमेंट मिलेगी। तो जिसमें भी पेमेंट मिलेगी वो चीज आपके पास आ जाएगी, वो रिसीव हो गई। और अगर वो अभी पे नहीं कर रहा, सपोज ये सेल्स की, चलो मैं तुम्हें 1 वीक बाद पेमेंट करूंगा, ओके, तो आपने क्या जेनरेट किया, रिसीव नहीं हो रहा बट रिसीव होगा, उसे कहते हैं रिसीवेबल। सो आपने रिसीवेबल जेनरेट कर लिया, जिसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर वो पर्सन है जिससे हमें पैसा मिलना है। सो जो आ रहा है वो डेबिट है, तो या तो कैश आ रही है या बैंक आ रहा है, मतलब चेक आ रहा है जो बैंक में चला जाता है, या एक डेटर बन रहा है, एक रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है अगेंस्ट सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सेल्स का अमाउंट, सो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अगर आप अपना कुछ स्टॉक रिटर्न करते हो, सो अब आपको क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है, आपने स्टॉक वापस कर दिया, यू बॉट दीज 3 पेन्स। आप उसके बाद चेक करते हो, नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आई नीड टू रिटर्न, इसे रिटर्न, ये लो वापस, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैंने रिटर्न कर दिया। तो परचेज रिटर्न चला गया, आउट, ओके। सो पे, पे मतलब जो आउट है, पे का मतलब है आउट, इन और आउट के हिसाब से समझ लो, रिसिप्ट और पे, गिव एंड टेक, किसी भी लैंग्वेज में समझो। सो आपका गुड्स वापस गए, जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ये 4 मेन अकाउंट है याद रखें। अब इसके बदले में मिलेगा क्या, अब या तो वो पर्सन आपको पैसा वापस कर देगा, है ना, कि ठीक है ये लो पैसा अपना, या अगर आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में थी, ठीक है, तो अब आपको जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट कम करना पड़ेगा, तो आपका क्रेडिटर इसकी जगह आ जाएगा कि अब उसको पैसे कम देने हैं। मैंने 100 रुपीज़ का सामान खरीदा था, गुड्स खरीदे थे, उसमें से 20 का मैंने रिटर्न कर दिया। तो जब मैंने गुड्स खरीदे मेरे पेबल जनरेट हुए थे, ये लिंक्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, मेरा पेबल जनरेट हुआ था, अब मैं वापस कर रहा हूँ तो मेरा पेबल कम हो जाएगा। सो जो मिला क्या, या तो चीज़ मिलेगी, कैश मिलेगी, पैसा मिलेगा बैंक में, चेक जाएगा, या आपके
जो अकाउंट है एक पर्सन का उसमें रिडक्शन मिल जाएगी कि उसको पहले इतना देना था अब कमी कर दी, तो अब उसमें रिसिप्ट में कमी होगी। ओके, सो अब इसका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज के रिवर्स है। परचेज टू कैश बैंक और क्रेडिटर था, अब इसको रिवर्स कर दिया, कैश बैंक क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, बट परचेज की जगह रिटर्न टर्म आती है। इसको इसलिए लिखते हैं अलग से सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने टोटल परचेज रिटर्न चेक करते हो, टोटल सेल्स रिटर्न भी चेक करते हो। ये बिजनेस की आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए फायदा है। जैसे अगर आप अपने परचेज रिटर्न देखते हो और उससे परचेजेस चेक करते हो, आपको लगता है यार हर बार मेरा 20% 30% सामान मुझे वापस करना पड़ता है, ये तो खराब आता है। अगर आपके परचेज रिटर्न बहुत हाई है, अलार्मिंगली हाई है, तो आपको लगेगा नहीं, इसका मतलब ये सप्लायर ठीक नहीं है, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं देता, मुझे किसी और पर्सन से सामान लेना चाहिए। सो परचेज रिटर्न अलग से लिखने का फायदा ये होता है कि हम अपने डिसीजंस को चेक कर सकते हैं। सेम इज द केस विद सेल्स रिटर्न। अगर बार बार सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न ज़्यादा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीज़न हो सकता है, क्वालिटी में कमी है या मेरी टर्म्स ठीक नहीं है या मैं आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ। सो आप चेक करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हो। तो इसलिए परचेज रिटर्न में हम परचेज रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेल्स रिटर्न। सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हो, जो सेल की एंट्री है उसका रिवर्स कर दो। सो सेल की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर कस्टमर का अकाउंट दैट इज योर डेटर। अब उसको कम पैसा देना पड़ेगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे, तो उसका अकाउंट कम कर दो। जब उसका अकाउंट क्रिएट किया था, जब रिसीवेबल क्रिएट होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। रिसीवेबल का मतलब रिसीव होना है, तो रिसिप्ट जो आना है वो डेबिट है। अब वो नहीं आएगा, उसको खत्म करना है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, राइट। सो ये हो गई सेल्स रिटर्न। इसको आप अकाउंट वे में भी समझेंगे अगर, तो रिसीव और पे क्या हो रहे हैं। कस्टमर ने सेल्स रिटर्न गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न इनवर्ड हो गया। ओके, तो आपको गुड्स वापस मिल गए, आपकी सेल्स रिटर्न हो गई है। रिसीव क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न। बदले में आपको या तो पैसा देना पड़ेगा, जब सेल की थी पैसा लिया था आप वापस करोगे, या फिर आप उस कस्टमर का अकाउंट कैंसिल कर दोगे। ठीक है, सो ये हो गई तुम्हारी एंट्री। जो आ रहा है इज डेबिटेड, जो जा रहा है वो क्रेडिटेड। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। आप अपने गुड्स को सैंपल के तौर पे बांटते हो। यू माइट हैव सीन मैनी टाइम्स की मेट्रो स्टेशन पे या कहीं लोग खड़े हैं और वो आपको सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आपको क्या मिला और आपने क्या दिया। आपके गुड्स गए, ठीक है, आप पे कर रहे हो गुड्स दे रहे हो, बट एक्चुअली ये क्या है कि जो हमारे पास परचेजेज आई थी वो हमें कम करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अब ये गुड्स अवेलेबल नहीं है। सो हमें जितनी भी गुड्स की ट्रांजैक्शन करनी है अपार्ट फ्रॉम सेल एंड सेल रिटर्न, बाकी सब परचेजेस के थ्रू होती हैं कि इतनी परचेजेस हमारी अब अवेलेबल नहीं है। जब परचेज आई, डेबिट किया कि ये गुड्स बिजनेस में इन हैं, आ गए हैं, सेल के लिए अवेलेबल है। सो अगर वो गुड्स आप किसी भी वजह से बिजनेस से बाहर करते हो तो वो परचेजेस को कम करेगा। सो परचेजेस आपकी कम होंगी। ओके, सो पे क्या किया, परचेजेस का पार्ट आपने दे दिया और इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आपकी एडवर्टाइजिंग थी। सो रिसीव कुछ नहीं होना है, इसे एक्सपेंस कहते हैं। सो या तो इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं या इसे आप सैंपल अकाउंट से लिख सकते हो कि एक सैंपल्स है। तो इट्स एन एक्सपेंडिचर। जब भी हमें कुछ पे करना है, कुछ देना है और बदले में कुछ मिल नहीं रहा और कभी नहीं मिलना, तो वो एक्सपेंस होता है। ओके, सो अब इसको आप डेबिट क्रेडिट कैसे स्टडी करते हो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और
सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जब भी गुड्स कम होंगे परचेजेज में से क्रेडिट होगा। इसको आप उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। दिस इज एन एक्सपेंडिचर विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो नॉमिनल अकाउंट इज डेबिटेड। और गुड्स और परचेजेस क्या है ये आपके, तो गुड्स आर रियल अकाउंट। ओके, गुड्स आपके रियल होते हैं। सो जब आपके गुड्स चले गए बिजनेस से, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उस रूल से आप इसे क्रेडिट कर देते हो। सो इस तरह से आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब जब आप चैरिटी में गुड्स दे रहे हो, सो अगेन आपको मिला क्या और आपका बिजनेस से गया क्या, आपने दे दिए गुड्स, तो वो परचेजेस जो की थी उन्हीं में से जा रहे हैं, ठीक है। और बदले में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपने एक चैरिटी जनरेट कर दी, एक एक्सपेंडिचर जनरेट कर दिया। सो योर एंट्री इज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंडिचर है, ओके। और गुड्स बीइंग रियल चले गए, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बिजनेस से गए हैं तो आउट है, क्रेडिट है। चैरिटी एक नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए, लॉस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो यू कैन अकाउंट फॉर देम थ्रू नॉर्मल, आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिख सकते हो, या आप सिंपल इन एंड आउट देखो, रिसीव क्या हुआ, गया क्या। बिजनेस में हमेशा रिसीव एंड पे चलेगा। सो ये दोनों नोट कर लो, उसकी एंट्री कर दो। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर। अगर ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए, अगेन सेम, बिजनेस में आया क्या, नथिंग। जब ऑनर, आप अपनी शॉप से अपना सामान लेते हो कुछ भी, तो आप पैसे थोड़े ना देते हो, आपके बिजनेस में क्लेम है, आपकी कैपिटल है वहां पर, तो आप उसी में से ड्राइंग करते हो। सो आपके पास ड्राइंग आ गई ऑनर की। बिजनेस क्या कहेगा कि बिजनेसमैन ने ड्रॉ कर लिया, ड्राइंग है, और आप दे क्या रहे हो उसको, यू आर गिविंग हिम गुड्स। गुड्स हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं परचेज से, राइट, अगर सेल नहीं है तो। सो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये मान के कि हमारी परचेजेस कम हो गई, दीज आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर सेल। सो जब भी गुड्स हमारे कम होते हैं, हम उसे परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट, एक्सेप्ट सेल और सेल्स रिटर्न अलग आती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, फायर, ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपके स्टॉक का लॉस हो गया तो आपका गया क्या, गुड्स, क्योंकि वो खत्म हो गए, दे आर नॉट अवेलेबल नाउ। सो वो परचेजेस में से कटेंगे। परचेजेस जब की जाती हैं तो डेबिट होती हैं, सो उसमें से कुछ भी काटना है तो वो क्रेडिट होगा। अब इसके बदले में आपको क्या मिला, यू हैव गॉट नथिंग, सो इट इज लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, सो आपकी एंट्री बन जाएगी लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑन लॉसेस टू परचेजेस अकाउंट। ओके, गुड्स आपके जा रहे हैं, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो जाएगी आपकी लॉस की एंट्री। अब इसमें क्या है, समटाइम्स आपने अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई होती है, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, राइट। अब आपके पास इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम दे दिया, सो इसमें एक ट्रांजैक्शन और हो सकती है, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सपोज आपके स्टॉक का लॉस हुआ 2000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने मेजर की वैल्यू और उन्होंने आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 1500 के लिए। तो अब क्या हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा दे रही है तो आप डायरेक्टली मनी लिख दोगे, अदरवाइज उनका नाम, कंपनी का नाम आ जाएगा कि वो रिसीवेबल बन गई, अब वो हमें पे करेगी, तो हमें पैसा मिलेगा। इसके बदले में हमने कुछ नहीं लिया,
लेकिन ये एक कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन है। एक डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ट्रांजैक्शन और कॉन्टिन्यूटी की ट्रांजैक्शन में हमेशा फर्क समझो। कॉन्टिन्यूटी की ट्रांजैक्शन पिछली ट्रांजैक्शन से रिलेट करेगी। सो ये तुम्हारे पास लॉस था। अब अगर आपको इसके बदले में पैसा मिल गया तो क्या आप कहोगे मेरा उतना ही लॉस रहा? 2000 का लॉस हुआ, 1500 कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, तो अब आप कैसे इसे बोलोगे? आप बोलोगे मेरा लॉस तो 500 रह गया। इसका मतलब ये जब लॉस हुआ, यहाँ लिखा, तो इसमें कमी करनी है तो वो यहाँ हो जाएगी। तो ये हो गई रिडक्शन इन लॉस। ठीक है। सो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक। ओके। अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी क्लेम एक्सेप्ट किया वो आ जाएगा, बट आपका लॉस तो अभी बच गया ना। लॉस 2000 का था, क्लेम एक्सेप्टेड है 1500, तो अभी भी लॉस में 500 है। तो वो क्या करते हैं, एट द एंड रिमेनिंग लॉस इज क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सारे लॉस को वहां क्लोज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है 2000 यहाँ है, 1500 इसमें से कट गया, तो बाकी अभी भी बचा हुआ है। सो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाता है टू लॉस ऑफ स्टॉक। ओके। सो ये जो डिफरेंस है लॉस का वो आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जितने भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो सारे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अम्ब्रेला अकाउंट है जिसमें सब लॉसेस सब प्रॉफिट्स लिख देंगे, सो दैट बिजनेसमैन नोज कि इन नेट एक फिगर कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस है। तो वो एक फिगर तभी आ सकता है जब सारे प्रॉफिट लॉसेस उसमें डाल दें। सो यहाँ हमारे पास 500 का लॉस बच गया था, सो आपका P&L में डेबिट हो गया। P&L में डेबिट में सारे लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में ऑल इनकम आती है। ओके। सो ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक, बाकी इसमें P&L में चला गया। अब ये इंश्योरेंस कंपनी अगर अभी पैसा नहीं दे रही है, लेटर ऑन पैसा देती है, तो जब कंपनी ने ओके किया ये डेबिट हो गया। अब कंपनी पैसा देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल हो जाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूएशन की ट्रांजैक्शन है। ओके। सो लेटर ऑन इफ यू आर गिवन कि इंश्योरेंस कंपनी पेड मनी, ओके, I'll just explain. Insurance company paid money. तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, आपको मिला पैसा। ओके। अब पे क्या कर रहे हो इसके बदले में? कुछ भी नहीं दे रहे हो, लेकिन ये पैसा हमें एक कॉन्टिन्यूएंट ट्रांजैक्शन में से मिला है। सो पिछली ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस कंपनी हमने डेबिट की थी, रिसीव मतलब डेबिट, तो अब उसका अकाउंट क्लोज करोगे, क्योंकि आप ये कहोगे कि अब उसने पैसा दे दिया, अब हमें कुछ नहीं लेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह से एंट्री होगी, राइट। और फाइनली लास्ट इंटरनल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। ये रिमेंबर, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है कि ये एंड में हम स्टॉक मेजर करते हैं और देखते हैं कि अच्छा इतना स्टॉक तो हमारा सेल ही नहीं हुआ, ये तो बच गया। सो इसे अब हमें नेक्स्ट ईयर लेके जाना है। सो ये हमारी एक एसेट है जो बच गई है। अगर इस साल आपका स्टॉक नहीं दिखा, वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा। सो इस स्टॉक को आपको बुक्स में एंटर करना होगा। इसे किस तरह से हम एंटर करते हैं, इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक बच गया, अब ये नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो आपको फायदा देगा ना। सो इन अ वे इट इज योर गेन, इट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। तो जो हमारे बेनिफिट हैं वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ये एक अम्ब्रेला अकाउंट है, रिमेंबर, टू डिटर्मिन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो अगर हमें कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी बेनिफिट है, वो इसमें क्रेडिट होता है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो ये क्योंकि एक बेनिफिट हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये एक एसेट बन गई। सो एज एन एसेट इट इज डेबिटेड। तो आपके रूल्स वही हैं डेबिट क्रेडिट के, ठीक है ना। आपको इन क्या करना है, मतलब रिसीव क्या करना है, बुक्स में लिखना है
क्लोजिंग स्टॉक। और आपका पे क्या हुआ, यू हैव पेड नथिंग, सो इट्स द काइंड ऑफ बेनिफिट। सो एज एन एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट हो जाएगा और पे कुछ नहीं करना है, ये इनकम है आपकी। सो ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आपको क्रेडिट में चला जाए। सो हमें जब जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई 2 फिक्स्ड अकाउंट ही पता होने चाहिए और वो डेबिट और क्रेडिट होंगे। इट्स वेरी लॉजिकल, और कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करोगे सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू गिव एंट्रीज। सो अगेन जस्ट फॉलो परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में, सेल की एंट्री सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में। इसके बाद जितनी भी स्टॉक की एंट्रीज हैं वो सब होंगी आपकी परचेजेस के थ्रू, क्योंकि परचेज अकाउंट का मतलब है कि हमारी परचेजेस अवेलेबल फॉर सेल है। लेकिन अगर कोई स्टॉक चला गया बिजनेस से जो अब बिकेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो वो सारा परचेजेस में से माइनस करना है। सो जब परचेज रिकॉर्ड की थी इट वाज डेबिटेड, ये अगर बेसिक एंट्री समझ लो, परचेज रिकॉर्ड की थी डेबिट। तो अब अगर स्टॉक हमारा बिजनेस से निकल रहा है तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। परचेज कम हो गई मतलब अब इतना स्टॉक बिजनेस में ट्रेड के लिए नहीं अवेलेबल है। ओके, सो ये हमें रिकॉर्ड करना है। सो दीज आर ऑल द मेन ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू स्टॉक। सो ये एज इट इज ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी और आपको इनकी एंट्रीज करनी है। सो जस्ट गो थ्रू दीज एंट्रीज और आप अपने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस यही दी होंगी, यही एंट्री करनी है और अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो एज इट इज लिखा जाएगा। एंड यू कैन गिव द नरेशंस ऑल्सो। नरेशन लिखना बहुत इजी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बीइंग एंड देन राइट व्हाट इज बीइंग डन, क्या कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो। जो सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है वही लिखना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, जो है वही लिखना। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय टू द सप्लायर, ठीक है ना। सो जो ट्रांजैक्शन है वही लिखनी है। आई होप द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू स्टॉक, ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू।